नमस्कार। आज मैं सोने जा रही थी तो उसके पहले मुझे लगा कि मैं कुछ बातें करूं, फिर तब मैं सोने जाऊं। आज बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आज मैंने एक रील भी शेयर किया और जब मैं उसे शेयर कर रही थी तो उस समय जब उस रील को बनने के बाद मैंने देखा तो मैं अपनी रुलाई को काफ़ी देर तक नहीं रोक सकी और कुछ देर तक मैं उन तस्वीरों को देखती रही जिसमें हम और बाबू साथ थे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें थीं, जैसे बाबू के साथ हम कहीं कुंडली बना रहे हैं, जन्म कुंडली, और उस समय हमने उनके साथ एक सेल्फ़ी खींची थी। एक फ़ोटो है जिसमें कि हम बाबू के साथ बैठे हुए हैं जब हम यहाँ पे ब्रोंज़ मेडल एक लेकर आए थे। IIT BHU में हुआ था एक गेम, तो उस समय बाबू का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं खेल के लिए जाऊं, क्योंकि उनको लगता था ना कि मैं खेलने के लिए जाऊंगी तो कहीं मेरे हाथ पैर में लग न जाए और मैं फिर चल नहीं पाऊंगी, मुझे दिक्कत होगी। और जब मैं दिन भर के लिए जाती थी और वापस आती थी तो बाबू मुझे देख के बिल्कुल परेशान हो जाते थे। कहते थे, बच्ची तुमको चोट लग जाएगी किसी भी तरह से, कहीं भी पैर में अगर कुछ हो गया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो एक वो फ़ोटो थी और एक फ़ोटो थी जिसमें बाबू टी शर्ट पहने हुए हैं, डोंट मेक मी एंग्री करके एक टी शर्ट मैं अपने लिए ले आई थी। पर मैं ना बाबू से जब भी कोई बात के लिए ज़िद करती थी तो बाबू मान जाया करते थे और वो टी शर्ट उन्होंने पहन लिया था और मैंने एक फ़ोटो खींच ली। पर उस फ़ोटो को देखकर अम्मा बहुत नाराज़ हुई, बाबू को तुम ये सब क्या पहना रही हो, ये हटाओ तुरंत, ये फ़ोटो हटाओ तुरंत करके। और ये फ़ोटो मैंने कभी भी पहले शेयर नहीं किया, उन्होंने शेयर करने पे देख लिया था अपने फेसबुक से, तो उन्होंने कहा कि इस फ़ोटो को हटाओ। वो एक फ़ोटो थी और उसके अलावा जो है एक होली की फ़ोटो थी जिसमें बाबू को मैं तिलक लगाने के बाद मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है। तो ऐसी बहुत सारी फ़ोटो उसके अंदर थी, तो वो सब मैं देख रही थी ना, तो बस बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो वही मैंने कहा कि जैसे एक इंसान ना, मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी अपेक्षाएं किसी से रखता है, किसी से दोस्ती हो, कोई उनका बहुत अच्छा मतलब वेल विशर हो या कोई भी हो, उससे अपेक्षाएं रखता है, पर वो अपेक्षाएं न एक दिन आके टूट ही जाती हैं। पर माँ बाप ही सिर्फ एक ऐसे होते हैं ना जिनसे आप अगर कोई अपेक्षा करें या ना करें, पर वो जो आप चाहते हैं उसे भी वो पूरा करते चलते हैं। पता नहीं कैसे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके मन में रहती हैं। और मैं इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं छोटी सी थी और छोटे से मैं कैसे कैसे बड़ी हुई, तो बाबू के साथ का पूरा अनुभव, एक एक अनुभव याद आने लगा और मैं बहुत देर तक अकेले बैठी रोती रही। राजन आया, देखा, उसको भी बुरा लग रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी बाबू के लिए ना रोती नहीं हूँ। तो आज जब ना मैं वो सब देख रही थी तो उसी समय मुझे याद आया कि मुझे अपने बाल से याद आया कि मेरे बाल जैसे भी हैं। बाबू कहते थे ना कि हमारी बच्ची ने दूध और मक्खन दही ये सब खाया है, इस वजह से इसके बाल बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हैं। और जब कैंसर मुझे हुआ और मेरे बाल गिर रहे थे जगह जगह, तो बाबू जाते थे उसे उठा करके और डस्टबिन में फेंक कर आते थे और अम्मा के पास बैठ के बस उनको आंसू आ जाते थे कि हमारी लड़की को ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कैंसर हो गया हमारी बेटी को। मेरे माँ बाप ने मुझे ना बहुत संजोया, बहुत पाला, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से पाला, बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान रखा मेरा। आज मैं ऐसे ही याद कर रही थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। मैं BHU में हॉस्टल में थी, तो वैलेंटाइन डे का आजकल कितना सब कुछ चल रहा है, तो वो मुझे
मैं देखती रहती हूँ पोस्ट, हंसने के लिए मैं भी कुछ न कुछ लगा देती हूँ, डाल देती हूँ। तो याद आ रहा था कि मेरी रूममेट थी, उसको जो है उसके साथ के लोगों ने दिया होगा। तो वो आई, उसने मुझे एक कार्ड दिया, कहा कि मेरे साथ के लोगों ने तुम्हें भी कार्ड दिया है। तो मुझे ना, मैं हॉस्टल में आई थी, नहीं नहीं, मुझे पहली बार पता चला वैलेंटाइन डे कुछ होता है, मुझे उसके बारे में पता तक नहीं था। तो मैं वो कार्ड घर लेके गई, पर मुझे ये लगा कि मुझे हॉस्टल में किसी ने दिया है, तो ये बात मेरे माता पिता को पता होनी चाहिए। मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि जिसने दिया है वो व्यक्ति कैसा है या जो भी है, पर उसमें लिखा बहुत अच्छा था और वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं, आज हमारे फेसबुक में जुड़े हुए हैं। मैं उनको उस समय भी बहुत ही मतलब, चूँकि हमारी रूममेट के फ्रेंड थे, तो मैं, मेरी एक आदत अजीब सी थी कि मैं हर लड़कों को मिलते ही भैया भैया बोल देती थी। इस वजह से जो है मतलब लोग सोचते थे कि मैं बहुत पिछड़ी हूँ या जो भी हूँ। पर वो कार्ड मैं घर लेके गई और मैंने दिखाया जो है, और वो मेरे पिताजी ने उसको बल्कि अपने उसमें जो उनका एक पूजा वाला पोथी था वहीं पे मैंने दे दिया, रख दिया कि बाबू देख लीजिए। तो उन्होंने उसको बड़े आराम से खोल करके देखा, खोल के देखने के बाद उसको उसी में रख दिया। तो वो एक दिन ऐसे ही मैं देख रही थी कि अभी भी उनके पास पड़ा हुआ था, अभी भी मैं किसी दिन निकालूंगी तो आप लोगों को उसको दिखा सकती हूँ। तो ये एक मतलब एक्सपीरियंस था, बस नॉर्मल सा, मतलब मुझे मतलब पर्सनली हो सकता है वो हमारी रूममेट के लिए ही वो दे रहे हो, और उन लोगों ने मुझे भी एक कार्ड दे दिया था। ये एक सामान्य सी बात थी पहले, वैलेंटाइन डे का किसी को कार्ड दे देना, इसका मतलब क्या है मुझे बहुत उस समय तो समझ में भी नहीं आया था। बाबू की जो बातें हैं ना, उस पर मुझे, जैसे आजकल क्या है कि हमारे यहाँ काम के लिए हीरा मनी आती थी, तो हीरा मनी घर में आते ही बहुत तेज़ शोर मचाने लगती थी। तो मुझे लगा उसको शायद थोड़ा आराम की ज़रूरत है, तो मैं बीच बीच में ना उसको लंबा ब्रेक देती हूँ, 6 7 8 दिन 10 दिन ऐसा ब्रेक दे देती हूँ, जिससे उसको अगर कुछ आराम करना है तो वो कर ले, और उस दौरान मैं खुद घर की सफाई करती हूँ, घर का काम करती हूँ सब। तो मैंने बहुत सारा घर का अपना मतलब काम किया, और एक एक कमरे अपने खुद साफ़ किए, पूरा जाले मारने से ले करके, और सारा मतलब कमरे की अलमारियाँ ठीक करना, धूल धक्कड़ हटाना, अपनी संतुष्टि भर मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने घर की सफाई की, और मैं बहुत संतुष्ट थी। पर इसके बीच में मैं, क्या हो रहा था ना कि सुबह की जो मुझे दवा खानी है 1 बज जा रहा था, मैं सुबह की दवा नहीं खा पा रही थी। और उसके बाद दिन का खाना तो आप छोड़ दीजिए कि मैं दिन का खाना कब खाऊंगी, और बिना नहाए खाना नहीं खाते, तो इसलिए जो है बिना नहाए वाली बात हो जा रही थी। तो मैं मतलब बहुत ही स्थिति ख़राब थी, कुछ 4 बिस्किट खा करके मैं दवा खा ले रही थी, बहुत पावर वाली दवाइयाँ होती हैं मेरी। तो फिर खाना वाना जो है राजन बना दे रहा था, तो दाल रोटी ऐसे ही बस बन जा रही थी। तो ये हो रहा था कि सफाई वफाई मैं अच्छे से कर लूँ, पर कभी इसमें सफाई करने में 1 बज जा रहा है, 2 बज जा रहा है, इस तरह की स्थिति हो रही थी। तो यहाँ मैं जब राजन से आज बात कर रही थी, तो मैंने राजन से कहा कि राजन, बाबू कहते थे कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, यानी 100 काम छोड़ करके खाना चाहिए और 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। मैंने कहा राजन, सबसे अच्छी आदत यही होती है कि उठते ही पहले नहा ले इंसान, और फिर जितना काम करना है वो तो काम तो लगा ही रहेगा, उस काम को आप नहा करके भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप जो है पहले काम कर लीजिए फिर नहाइए, और उसके बाद भले ही चाहे कितनी भी देर हो जाए, और वैसे ही अजीब सा गंदा गंदा महसूस भी होता है। तो ये चीज़ बाबू की बहुत मतलब याद आई। और उसके बाद आज एक और चीज़ मैं करती हूँ, जैसे पहले मैं ना खाना खाते वक्त कहीं भी बिस्तर पे बैठ के खा लिया करती थी, अपने पैर वैर की दिक्कत की वजह से एक लंबा अभ्यास बन गया था। जब पैर मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बिस्तर पे ही बैठ के खाती थी, तो मैंने उसको चेंज किया। मैंने एक नियम बनाया कि नहीं, मैं कोई टेबल है उसके ऊपर ही रख करके और कुर्सी पे बैठ के ही भोजन करूँगी, या कुछ भी खाऊंगी तो उस पर बैठ के खाऊंगी। और बाबू कहते थे कि अगर आप खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं तो घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। जैसा कि मेरे बाबा जो है लगभग 96 97 साल तक जीवित रहे, बाबा को भी मेरे कभी घुटने में कोई दर्द नहीं हुआ, उनका घुटना बिल्कुल ठीक था।
और बाबू भी 82 वर्ष तक रहे। बाबू कभी कभी घुटना नहीं पकड़ा, कोई भी घुटने में दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल ठीक था। तो इन लोगों ने एक नियम था कि अगर पानी पीना है तो एकदम बैठ करके ही पीते थे। मुझे याद है 1 गिलास पानी भी हो तो ले करके बाबू पहले ज़मीन पे बैठते थे और बैठने के बाद ही वो पानी पीते थे। मतलब चाहते तो बिस्तर पर बैठ के पी सकते थे, पर वो नहीं, उनकी एक जो आदत थी कि आसन पर बैठ करके ही कुछ भी ग्रहण करना है। तो वो एक कारपेट लगी रहती थी बड़ी सी, तो उसी पे बैठ जाते थे और उसके बाद ही कोई पानी पीते थे या जो भी करते थे। तो वो मैंने एक अपने अंदर आदत लाई कि हाँ, मुझे भी बैठ करके ही पानी पीना है, क्योंकि आए दिन सुनती रहती हूँ कि लोगों के घुटने में परेशानी है और लोग चल नहीं पा रहे हैं। मेरे उम्र की लड़कियाँ अपने घुटने की शिकायत कर रही, भगवान की दया से अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई है। मेरा एक्सीडेंट ज़रूर हो गया, मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा है, पर मेरे घुटने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पैर बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, मैं पैर चाहे जितना भी चाहे फैला सकती हूँ, जैसे भी मोड़ना हो मोड़ सकती हूँ, ये सब कर लेती हूँ। तो ये चीज़ बाबू की याद आ रही थी, तो मुझे लगा इस बारे में भी मैं बात करूँ और आप लोगों को बताऊँ। और एक और चीज़ याद आई, जैसे मैं घर में जैसे एक अजीब सी मैंने आदत अपनी अपना ली थी कि मैं बिस्तर पे पढ़ती थी और बिस्तर पे ही एक तरफ मेरी पूरी किताब कॉपी रहती थी और दूसरी तरफ मैं सो जाती थी, रोज़ यही कर रही थी। तो मैंने इस चीज़ को भी एक चेंज किया। बाबू बोलते थे रात को विद्या माता सोती हैं और उनको रात्रि को कभी भी अपने पुस्तक को उस पर शैया पे नहीं रखना चाहिए, बिस्तर पे नहीं रखना चाहिए, वो मना करते थे मुझे रखने के लिए। या पुस्तक को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पुस्तक को बंद कर देना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने अपनाई। तो मैंने एक नियम बनाया है कि जैसे मेरा चाहे कैसा भी काम हो, या तो मैं ऑफिस में ही बैठकर करूं, या फिर मैं अगर इस कमरे में कर रही हूं तो उसको मैं अगर कुछ देर के लिए बिस्तर पे कर रही हूं, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ तो उसको वापस टेबल पे रख दूंगी। और मैंने प्लान भी किया है कि नीचे से मैं जो पढ़ने वाला जो मेरा हम लोगों का एक टेबल है बड़ा सा, वो मैं ला करके इधर ही कमरे में सेट कर लूँगी, जिससे क्योंकि मैं अभी तो स्टूडेंट ही हूँ, एक तरह से मैं लॉ कर रही हूँ, तो मेरी अभी पढ़ाई चलेगी ही, कम से कम 2 साल और चलेगी, फिर मुझे डीलिट भी करना है, तो आगे की भी पढ़ाई करनी है। तो अभी समझ लीजिए एक लंबा मतलब मेरा जीवन अध्यवसाय में ही जाने वाला है। तो इस वजह से जो है ये एक अच्छी चीज़ हुई कि मैंने जैसे बिस्तर पे किताब कॉपी रखना बंद कर दिया। और कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ अगर उठाओ तो अगर उस पर ध्यान न दो तो कोई भी इंसान कहीं भी उसको रख देता है। तो इस पे भी बाबू की एक बात याद आई। बाबू हमेशा बोलते थे कि यथा स्थान रखो। उनका एक नेल कटर भी कोई वहाँ से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकता था। अगर उनकी कोई चीज़ है तो वो वहीं रहेगी। मैंने बहुत सालों से देखा कि वो एक नेल कटर मैं ले आई थी, बड़ा सा मैंने बाटा से खरीदा था। अम्मा का नाखून बहुत मोटा था पैर का, तो उसे काटने के लिए हम लोग तरह तरह का नेल कटर ढूंढा करते थे कि किसी तरह उनका नाखून कट जाए। डायबिटिक होने की वजह से नाखून काफ़ी मोटा हो गया था उनका। मैं देखिए 13 मिनट बोल चुकी हूँ। अगर आप लोग बोर हो रहे हों तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं इतना लंबा ना बोला करूँ, पर मन में भाव का प्रवाह है, इस वजह से मैं बोलती जा रही। तो मैं नेल कटर पे थी, तो वो नेल कटर भी बाबू एकदम बिल्कुल वहीं रखते थे। या बाथरूम में उन्होंने जिप छिलनी रखी है तो वहीं रखते थे, या उनको स्नान करना है तो बाल्टी वहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी बाथरूम मैं रिपेयर करा रही थी, पूरा रिनोवेट कराया है मैंने बाथरूम। तो मुझे याद है कि जब वो कह रहा था कि शावर की जगह बदल दीजिए और बेसिन की जगह बदल दीजिए, तो मैंने उससे कहा कि नहीं बाबू, इतने सालों से बाबू पता है स्नान भी बैठ कर करते थे। बाल्टी में पानी नल में भरता था और उसके बाद वो बैठते थे, बैठ करके ही स्नान करते थे। कभी ये नहीं खड़े खड़े स्नान कर लेना, बैठ करके ही स्नान करते थे। कभी साबुन नहीं लगाना, अगर कभी ज़रूरत है तो दही या बेसन कभी मांगे होंगे वही उन्होंने लगाया होगा। आजीवन उन्होंने कभी साबुन नहीं लगाया। बाल धुलना है तो आंवले का पानी लेकर के बाल धुलना, या एलोवेरा लेकर के उससे बाल धुलना। कभी भी कोई शैम्पू नहीं लगाया बाल में। और बाल को जो है सूखने के बाद जो है रात को हर दिन मतलब हर रात को बादाम का तेल, प्योर वाला जो एक बादाम का तेल होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तेल बाबू हमेशा लगाते थे।
ये काफ़ी महंगा आता है ये तेल। और उस मतलब ये रोगन चीरी बादाम करके है, ये 425 रुपए का आता है। और महीने में मुझे याद है कि बाबू का 2 शीशी खर्च हो जाता था, 2 शीशी बाबू का खर्च हो जाता था, रोज लगाते थे बाबू। और कोई और तेल नहीं लगाते थे। बाबू का बाल जो है बिल्कुल काला था बाबू का आखिरी समय तक, मतलब पहले सफ़ेद हुआ करता था, पर जब से बादाम का तेल उन्होंने लगाया तो उनका बाल बिल्कुल काला हो गया था। इससे एक और चीज़ मुझे मतलब पता चली कि बाल बिल्कुल कभी गंजा नहीं हुआ उनका, उनके सारे बाल थे सर पे और बाल हमेशा काला बना रहा। ये मैं दरअसल वो जो बता रही थी ना कि सहस्रम स्नान माचरे, तो बाबू बैठ करके एकदम नियम पूर्वक जो है स्नान करना और ये सारी चीज़ें उनकी थी। और अगर योग का उन्होंने नियम बनाया था इतना योग करना है तो उतना वो रोज करते थे। तो अभी मैं यथा स्थान पे था कि मैं ये भी बात बताऊं, जैसे मैं कंघी हूँ, कंघी लिया मैंने, बाल झाड़ा, बाल झाड़े हैं, बिस्तर पे बैठे, तो सपोज करिए हमने बिस्तर पे ही छोड़ दिया, नहीं। अगर आप कंघी है, आपने बाल झाड़ी, आप बैठ के कुर्सी पे शीशे के सामने अगर बाल झाड़ रहे हैं तो आपको कंघी वापस जो आपका ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे ही रखना है और कहीं नहीं रखना है। तो क्योंकि वो स्थान है या उसका निश्चित स्थान, यथा स्थान यानी कि एक सुनिश्चित किया गया स्थान है, उस जगह ही उस वस्तु को रखना है। बाबू का एक ये नियम हुआ करता था। अच्छा, पीछे अम्मा को देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए पीछे अम्मा हैं, बहुत सुंदर सी करधनी पहन रखी हैं। मैंने ही कुंदन की करधनी उनको पहना रखा है, ये देख सकते हैं अम्मा को। तो ये मतलब कुछ चीज़ें थी। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी सी थी बाबू की कि जैसे कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए आई कोई भी वस्तु है, उसका ना मूल्य बहुत समझते थे। अगर फटा हुआ आधा पन्ना भी कागज़ का पा जाते थे तो उसको लेके वो रख लेते थे और उस पर एक श्लोक बनाते थे और उसे अपने फिर कॉपी फाइल में डाल लेते थे। वो कुछ भी नुकसान नहीं कर। हम बोलते थे बाबू आप आधे पन्ने में लिखे, बताइए हम कहाँ इसको रखें। कहते थे बच्ची हम लोग बहुत गरीबी में कैसे कैसे जीवन हम लोगों ने बिताया है, बचपन हम लोगों का, हम लोग एक एक पन्ना पाने के लिए तरस जाते थे, कैसे कैसे बाबूजी हमारे खरीद के कहाँ कहाँ से ले आके हम लोगों को कॉपी देते थे। तो इसका अभाव तुम लोगों को नहीं हुआ तो इसलिए तुम लोगों को महत्व नहीं समझ में आ रहा है। पर एक भी पन्ना जो है कितनी मुश्किल से बनता है और उसको फिर फाड़ करके फेंक देना या आधे पन्ने का महत्व न समझना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी हूँ जैसे राजन, एक तो ये चीज़ मुझे याद आ रही है, तो इस पे मैंने बीएचयू में भी देखा था जब मैं काम कर रही थी, तो हमारी पाडिया मैडम थी, अगर प्रिंट आउट निकला है एक तरफ तो और दूसरे पेज को अगर कोई इधर उधर करके फेंक रहा है तो वो ये कहती थी पेज का पूरा उपयोग होना चाहिए, दूसरी तरफ या तो लिखा जाएगा या तो रफ प्रिंट आउट ही निकलेगा। तो उस तरह से भी मैंने पेज को सुरक्षित रखना, एक चीज़ तो मैंने बाबू से सीखा था, दूसरा मैडम से भी सीखा था। तो मैं पेज का बिल्कुल नुकसान नहीं होने देती हूँ, बहुत संभाल के रखती हूँ। और राजन को देखती हूँ अगर कोई काम से मांगो तो तुरंत एक बड़ा सा पेज ला के दे देता है, तो मैं कहती हूँ नहीं रफ वाला 2 पेज ला करके। और आज मैं ना बाबू की जो है अलमारी खोल करके देख रही थी, जब शिवायनम की प्रूफ रीडिंग शुरू हुई थी 2009 में, 2009 में वो कैसे कैसे बाबू ने शिवायनम महाकाव्य की प्रूफ रीडिंग की है। तो वो काफ़ी सारा चीज़, और जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे अब हम लोग बाज़ार से बाबू के लिए गंजी खरीद के ला रहे हैं, तो वो गंजी जिस पॉलीथीन में रख करके या जिस रैपर में रख के आ रही है वो एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन का भी उपयोग, मतलब उसके अंदर किताब कॉपी वाला कोई मैटर है या कोई पेज है या कोई भी चीज़ है, ऐसे करके वो यही कहते थे कि सुरक्षित तो रहेगा कुछ दिन, भले तुम इसको बाद में फेंक देना, कुछ दिन तो सुरक्षित रहेगा, जब तुम फाइल खरीद के ले आओगी तो फेंक देना, पर कुछ दिन तो सुरक्षित रहेगा। कहते यही थे कि सर्व संग्रह कर्तव्य कह काले फलदायक, कहते थे कि छोटी छोटी चीज़ों का संग्रह करके रखना चाहिए, कब काम आ जाए, कह काले फलदायक। इसी पे इस पे याद आया अचानक से, आज मुझे मिट्टी के तेल वाले जो स्टोव है उसकी याद आ रही थी।
तो एक बार बाबू से हम कह रहे थे कि बाबू जो है, हम लोग के घर मिट्टी के तेल का भी स्टोव है जबकि यूज़ नहीं होता है, इसको रखने से क्या फ़ायदा। कहते थे बच्ची तुमको नहीं समझ में आ रहा, जब कभी मान लो गैस भी ना मिले और चूल्हे की लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो स्टोव जला करके काम हो सकता है। ये पुरानी बात थी, बाबू की बात। जब मैं एमए में पढ़ा करती थी, एमए नहीं बीए फाइनल में थी, उस समय की बात है। उसके बाद तो फिर स्टोव और ये सब गांव में चला गया, कहाँ रखा हुआ है पता नहीं, ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। एक पूरी जगह है उन लोगों की जहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है। तो बाबू से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी। और जैसे सुबह सुबह ना, वो जब भगवान जी को जब हम लोग घंटी बजा के जगाते हैं तो वो श्लोक उनका, वंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। और सुबह सुबह उठना, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, ये श्लोक कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और इस तरह से हाथ देख करके उठना, ये सारी चीज़ें एकदम भूलती नहीं हैं किसी भी तरह। और मैं तो बाबू की ना फ़ोटो और ये सब चीज़ें अब कुछ कम कर दी हूँ देखना, क्योंकि मेरी ये आँख ना, इस आँख के पर्दे में काफ़ी सूजन हो गई है, जिस वजह से अगर मैं रोती हूँ या जो भी है तो फिर वो लाल हो जाएगा। उसके अंदर दवा डालनी पड़ती है, एंटीबायोटिक, दो दो तरह की दवाइयाँ हैं डालनी पड़ती हैं। अब ठीक से आँख से उतना अच्छा दिखता भी नहीं है, तो अगर आँख एकदम ख़राब हो गई तो बहुत सारी दिक्कत होगी। वैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना धीरे धीरे करके सीखा है, और कोशिश करती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका मैं कुछ एक रास्ता निकाल करके काम चला लूँ। और इस बीच कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे मेरी एक मेरुदंड की जो आखिरी हिस्से वाली हड्डी थी, वो मतलब मैं उठ नहीं पाती थी, और जब बुरी तरह जैसे लग रहा था कि टूटे होने से, पिछले साल फरवरी से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे शायद वो हड्डी जुटी होगी। और इधर मैंने काफ़ी सारे टेस्ट कराए थे जिसमें कुछ चीज़ें ठीक थी और कुछ चीज़ें काफ़ी ख़राब थी, तो कुछ दवाइयाँ बदली गई। मुझे लग रहा है उसकी असर से मुझे, मेरे अंदर कुछ चेंज आया है, और मैं उत्साहित हूँ। मन में इच्छा है कि मैं फिर से वापस पहले की तरह वैसे ही मनीषा बन जाऊँ, जो बिल्कुल एकदम उड़ते हुए पंख की तरह ऐसे मतलब उन्मुक्त होकर के स्कूटर चला के कहीं भी पहुँच जाती थी। और ज़रूरी नहीं कि एक बार एक्सीडेंट हो गया तो मेरा हमेशा एक्सीडेंट ही मेरा होता रहेगा। मतलब ऐसे करके तो जो मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस है ना, वो धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि वापस आए, और मैं निकलूँ, मैं इस तरह से ना पड़ी रहूँ। और मैं जहाँ भी हूँ इस समय, जिन भी स्थितियों में हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, अच्छा लगता है। मैं काफ़ी अच्छे से सोना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, रहना, सब कुछ मेरा अच्छा ही है। इस बीच मैं काफ़ी सारा जो है मैंने पढ़ा भी, जो है स्कंद पुराण का मैंने काशी खंड काफ़ी हद तक पढ़ा, काफ़ी सारा पढ़ा। वृहदारण्यकोपनिषद भी पढ़ा। दरअसल मैं पहले उपनिषद तो पढ़ चुकी हूँ सब, पर मैंने फिर से पढ़ा। और मैंने सोचा है, वैसे तो था कि 1 साल जब बीतेगा तभी मैं जन्म कुंडली बनाऊंगी, पर लगता है कि नहीं, अगर बाबू कह के गए हैं कि बच्ची तुम कुंडली पूरा बना लोगी ना, तो मैंने कहा था कि हाँ मैं बना लूँगी। तो मैं फिर से उस जो भी उनका है कार्य उसको शुरू करूँ, और उसके बाद जो है फिर से मैं उसको दोहराऊँ, जिससे मुझे वो भूलने ना पाए। और आगे चल के मैंने यही प्लान किया है कि मैं ज्योतिष और जो हस्तरेखा का मैं पहले जो देखा करती थी, बाद में मैंने छोड़ दिया था हाथ देखना, मैं वो भी शुरू करूँगी। और जब मैं हाथ देखूँगी या किसी का पत्रा देखूँगी या फिर मैं कुंडली देखूँगी या फिर कुंडली बनाऊँगी, तो मैं उस समय स्वयं एक पंडित के रूप में रहूँगी, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे बाबू ने नियम बनाया था, जिस प्रकार वो करते थे, रहते थे, मैं उस तरह करूँगी। और मैं ही क्या, मैं तो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब रोज़ राजन भागवत पढ़ते हैं और ठाकुर जी को सुनाते हैं, और रोज़ सुबह सुबह ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, और नियम पूर्वक जैसे है बाबू का जो ध्यान देते थे, वैसे ही राजन मेरा ध्यान देते हैं मेरे लिए। मैं दवा खा सकूं इसलिए चाय वाय भी बना के मुझे दे देते हैं, और कुछ भी अगर मुझे नाश्ता करना है, ओट्स या फिर कोई चीज़ खानी है, बिस्किट, तो वो दे देते हैं।
मैं बातें तो बाबू के बारे में कर रही थी, पर मैं बाबू की ही पुत्री हूँ ना, उनकी मैं कन्या हूँ, तो मैं अपने बारे में और उनके पुत्र महेश्वर के बारे में फिर कैसे बातें करना छोड़ दूँ, ना बताऊँ। आज मैं ये भी याद कर रही थी ना कि जैसे ही बाबू कहते थे महेश्वर, तो राजन तुरंत कहते थे हाँ पिताजी महाराज। बाबू को वो इतने इज्जत से पिताजी महाराज पूरा हाँ पिताश्री, हाँ पिताजी महाराज बोलता था और दौड़ के उनके पास आता था। वो जैसे ही कुछ कहते थे वो तुरंत करता था, नहीं कर सकता था तो लिख के उनको देता था कि क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर बाबू पढ़ते थे तो बाबू कहते अच्छा 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 ठीक है ठीक है। ऐसी बातें मेरे मन में जब भी आएंगी ना, मैं तो ये ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को अच्छा लगा या जो भी, मैं काफ़ी दिन बाद आज बाबू के बारे में बातें कर रही थी, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कुछ नीचे जो भी कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी अपने पिताजी से जुड़ा हुआ संस्मरण ज़रूर सुनाऊंगी और उनसे जुड़ी हुई बातें बताऊंगी। एक और चीज़, आज जो है मैंने ना गंगाष्टक जो है निकाला, जिसमें गंगा से संबंधित 8 श्लोक जो वाल्मीकि जी ने बनाया था वो पूरा था। 8 श्लोक 4-4 लाइन का, मतलब 8 चौक 32 पंक्तियों का है वो पूरा श्लोक। माता शैल सुता सपत्नी वसुधा करके ऐसे श्लोक था वो ना। मेरे बड़े पिताजी कमलाकर शुक्ल, मेरे बड़का बाबू, वो उनको पूरा याद था। तो बाबू को लगता था कि बड़का भैया को याद है, बच्ची इसको टेप कर लो। पहले हम कहते थे ना हर चीज़ बाबू टेप कर लेंगे ना तो हमको सब कुछ याद हो जाएगा। तो मुझे याद है कि जब कक्षा 9 में थे तो उस समय टेप हम लोग यहाँ खरीद के आ गया था। तो बड़का बाबू आए थे रहने के लिए, तो लगभग 1990 की बात है, जब मैं कक्षा 10 में थी। तो बड़का बाबू आए थे और मैंने उनका वही माता शैल सुता सपत्नी वसुधा वाला वो पूरा गंगाष्टक उनका रिकॉर्ड कर लिया था। तो जब बड़का बाबू पहले थे 1 महीना लगभग थे, और जब वो चले गए तो बाबू रोज वो सुबह सुबह वो श्लोक बजवाते थे। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग बाबू के अनुसार सिर्फ धार्मिक चीज़ें सुनना था, मतलब भजन बजाओ या कोई भी श्लोक बजाओ या रिकॉर्ड करो, उससे सीखो। भाषण याद करना है तो उस पर सुनो, याद करो, या विचार बिंदु या किसी चीज़ का प्रसारण हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। तो इस तरह से जब ना मैं इधर सफाई करने लगी तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं, तो वो पुरानी स्मृतियाँ फिर से तरोताज़ा हो गई। और ना मेरी एक बड़ी अजीब सी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने की जो आदत है ना, मैं डेट वाइज सब कुछ लिखती हूँ, कौन सा कैसेट किस दिन रिकॉर्ड हुआ था, कितने बज के कितने मिनट पे, कौन मतलब किस कैसेट में किसकी सामग्री रिकॉर्ड है, वो सब कुछ लिखा हुआ है वैसे ही। तो वो देख के मुझे अच्छा भी लग रहा था कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की हुआ करती थी। अच्छी हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कुछ मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ, उसमें मुझे कोई हिला नहीं सकता बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे अपने ऊपर ना बहुत कॉन्फिडेंस भी रहता है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो बड़का बाबू वाला वो श्लोक बाबू रोज़ सुना करते थे, उनको था कि उनको याद हो जाए और हम लोगों को भी याद हो जाए। जब बाबू उसको सुनते सुनते काफ़ी दिन बीता, जब वहाँ पहुँचे, चकिया पहुँचे, तो बाबू ने विंध्याटवी परम रम्य विशाल क्षेत्रे करके लिखना शुरू किया, विंध्याटवी वर्णन। और बाबू ने वहीं से श्लोक रचना शुरू कर दी सन 1990 से। उसके पहले जितनी रचनाएं हैं वो तो मतलब छिटपुट उनकी रचनाएं थी बहुत सारी, पर वृहद रचनाएं बाबू 1990 से करना शुरू कर दिए थे। और वही धीरे धीरे मतलब आते आते स्तवांजलि अभी उनकी प्रकाशित की जाएगी। स्तवांजलि पर हम लोग काम करेंगे तो जल्दी ही प्रकाशित की जाएगी। और गोमतीयम महाकाव्य भी उन्होंने काफ़ी हद तक लिखा, उसी गंगाष्टक से उनकी प्रेरणा, गंगाष्टक से बाबू को प्रेरणा मिली थी गोमतीयम महाकाव्य की, तो बाबू ने वहाँ से ही शुरू किया था। तो वो बाबू ने काफ़ी सारा लिखा है, पर वो आधा अधूरा छूट गया है, जिसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसको करूँगी। और दरअसल क्या है कि मैं मतलब संस्कृत का अनुवाद बाबू ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया था। मैं संस्कृत पढ़ी हुई हूँ, PhD की हुई हूँ, तो मैंने यही सोचा है कि मैं संस्कृत छंद भी पहले लिख करके बाबू को दिखाया करती थी। कुछ कुछ छंद मैं लिख के दिखाती थी तो बाबू कहते थे सही लिखा हुआ है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं श्लोक जो भी बाकी आगे के रहेंगे उसको मैं धीरे धीरे करके उसी छंद में बनाऊंगी जिस छंद में बाबू ने किया था।
और ये महाकाव्य मैं पूरा करूँगी। और उसको चेक करेंगी मेरी माधवी बहन, क्योंकि उनकी भी संस्कृत बहुत अच्छी है और वो पूरा उसी तरह छंद का ज्ञान है उनको, तो वो चेक करेंगी उसको। और बाबू के बारे में बहुत सी बातें हुई, और फिर वही बोलेंगे कि कौन सा बोलते हैं, रात को बोलते थे कि रात को देर रात्रि तक जगना नहीं चाहिए, लेकिन जान रहे हैं इस समय 2:10 हो रहे हैं, तो काफ़ी मतलब समय निकल चुका है। बहुत नाराज़ होते थे मेरे ऊपर, जानते थे कि अम्मा ने उनको कह दिया था कि हमारी लड़की को कुछ कहा मत करिए, इस वजह से वो कुछ कहते नहीं थे। पर उनको लगता था कि मेरे स्वास्थ्य खराब होने के पीछे कुछ न कुछ मेरी दिनचर्या भी कहीं न कहीं कारक है, जैसे मैं देर तक जग जाती हूँ या कभी उठने का, लेकिन मेरा एकदम सही समय से मैं सुबह ही उठती हूँ। पर सुबह उठ करके भी मैं मतलब कहीं मतलब इधर उधर नहीं जाती, शांतिपूर्वक चुपचाप रहती हूँ। या कुछ अगर लिखना पढ़ना है या अपने मोबाइल में कोई कविता दिमाग में आ गई है, लिख देना है, तो मैं लिख देती हूँ। नहीं तो ऐसे ही मोबाइल चलाऊँगी या कुछ भी करूँगी, पर मतलब बाहर नहीं जाती हूँ जल्दी। हाँ, सुबह बनारस में जा रही थी, वो मेरा जाना अभी बंद हुआ है इधर। तो अब मैं बातों को आगे लंबा और नहीं बढ़ाऊंगी, और जल्दी ही मैं फिर बाबू के और अम्मा के अनुभवों के साथ मैं मिलूंगी, विशेषतर बाबू के अनुभवों के साथ, क्योंकि अम्मा पर तो बहुत हम लोगों ने अपने अनुभव बांटे और बहुत चित्र, बहुत सब कुछ बांटा और किताब भी निकली। अभी जब याद आती है ना, तो क्योंकि अभी तुरंत बाबू गए हैं तो उनकी बहुत याद आती है। मैं इसी के साथ रखती हूँ। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक, जिन्होंने भी आखिरी तक सुना है, वो अगर नीचे कमेंट में बताएं कि उन्होंने पूरा सुना है, तो मैं देखूंगी कि वो कौन है जो इतना ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है। और मैं जो ये बोलती हूँ वो कैसा लगा आपको सुन करके, ये भी ज़रूर बताइएगा। 31 मिनट 42 सेकंड हो चुके हैं, मैं रखती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।